नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। ये जो लेक्चर्स होने वाले हैं ये यूपीएससी एस्पिरेंट और जो सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स हैं बीए पॉलिटिकल साइंस में, उनके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। उनको जो पेपर नंबर 2 पढ़ना है, कोर 2 पेपर पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, मैं उसके साथ आज शुरुआत कर रहा हूं। हम बैकग्राउंड को सही से जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप पहले यूनिट को देखिए तो आपको संविधान सभा और संविधान के बारे में पढ़ना है। लेकिन संविधान बनने से पहले कुछ संवैधानिक विकास हुए हैं इतिहास में, उसे समझना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ब्रिटिश के टाइम में हुए हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। तो हम उसे आज के लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, लाइक करके जाइएगा। अगर मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता है तो आप विश्वास मानिए सेमेस्टर 5-6 में आप हमारे पास ही आएंगे पढ़ने के लिए। लेक्चर्स पहले से अवेलेबल हैं। तो अगर आप आज भी अगर बेहतर नॉलेज, अगर प्रैक्टिकल नॉलेज प्राप्त करते हैं तो आपका इसमें कुछ नहीं जाएगा एक लाइक और सब्सक्राइब करके जाने में। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको मैं एक चीज बता दूं, जैसे ब्रिटेन जो कंट्री थी वहां बहुत सारी कंपनीज थी। इंडिया का एग्जांपल लेकर देखते हैं तो जैसे इंडिया आज एक कंट्री है, इसमें बहुत सारी कंपनीज हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर टाटा कंपनी है, ये किसी देश में जाती है व्यापार करने और उस देश को कब्जा कर लेती है। इसी तरह हमारे साथ किया गया। टाटा कंपनी मैंने ज्यादा बोल दिया, टाटा तो बहुत अच्छे लोग हैं। चलिए मैं बस एक एग्जाम्पल दे रहा था आपको। तो इसी तरह से एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वह वहां के महारानी से बोलती है कि भाई हमें भारत में व्यापार करने जाना है। तो महारानी वहां बोलती है कि ठीक है जाओ, हम तुमको परमिशन देते हैं, चार्टर देते हैं, अनुमति देते हैं कि जाकर तुम भारत में व्यापार करो। और इसको अनुमति और चार्टर मिल जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। साथ में इसको एक स्पेशल फैसिलिटी भी मिलती है। महारानी कहती हैं कि देखो बेटा, ब्रिटेन से तुम्हारा और कोई कॉम्पिटिटर नहीं जाएगा, मतलब ब्रिटेन से और किसी कंपनी को हम चार्टर या परमिशन नहीं देंगे इंडिया में व्यापार करने के लिए। मतलब तुम एक लौते हो जो ब्रिटेन से जा रहे हो। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और खुश कि चलो भाई हमारी मोनोपोली हो जाएगी, हमारा एकाधिकार हो जाएगा। लेकिन इंडिया में और भी बहुत सारी कंपनीज थी। ब्रिटेन की तो एक ही कंपनी थी, लेकिन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, डेनमार्क से आई हुई कंपनी थी, डच जो नीदरलैंड है वहां से आई हुई कंपनी थी, पोर्टुगल से आई हुई कंपनी थी। तो बहुत सारे प्रतिद्वंदी थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हमारे भारत में। लेकिन ब्रिटेन से वह एकमात्र कंपनी थी कुछ, आप अगर देखोगे पहले हिस्ट्री को तो कुछ 100 सालों तक। फिर बाद में इसके मोनोपोली को ब्रेक कर दिया गया, वो हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। पर ये चीज आप समझिए। तो ब्रिटिश जो पार्लियामेंट और जो गवर्नमेंट थी, इसीलिए ना किसी कंपनी को आप परमिशन देके भेजोगे कि कहीं और जाकर व्यापार करो। यही लालच में अब जो सरकार है, सरकार की भी कुछ आवश्यकता होती है। सरकार को रेवेन्यू चाहिए, टैक्सेस चाहिए। तो सरकार तो यही सोचकर बोलेगी कि भाई हमें टैक्सेस वहां से देना, जाओ खूब पैसा कमाओ और यहाँ आकर हमें रेवेन्यू दो। लेकिन होता क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो यहाँ ऑफिशियल्स होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वह तो बहुत अमीर हो जाते हैं, ब्रिटेन में जाकर पचतल्ला घर बना लेते हैं। लेकिन कंपनी घाटे में जा रही होती है। और जब कंपनी घाटे में जा रही होती है तो कंपनी जाकर ब्रिटिश पार्लियामेंट से बेल अमाउंट मांगती है, बेल आउट पैकेज जिसको हम लोग बोलते हैं कि देखिए हमें घाटा हो गया है, किसी तरह से इस मुसीबत से हमें निकालिए। और बेल आउट पैकेज कितना मांगा इस कंपनी ने जाकर, तो मांगा उस टाइम में कि हमें 1 मिलियन पाउंड चाहिए। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट का दिमाग घुमा, बोला पागल हो क्या, तुमको हम एक अधिकार देकर भेजे हैं, मोनोपोली देकर कि तुम जाकर कुछ कमाओगे और यहाँ हमें भी कुछ रेवेन्यू देगे, यहाँ दोगे। तुम्हारे ऑफिशियल एक से एक बड़का बड़का मकान बना रहे हैं और तुम हम ही से 1 मिलियन पाउंड मांगने आया है। तो हाथ पैर जोड़ने लगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, देखिए मालिक बचा लीजिए, हम वरना दिवालिया हो जाएंगे, बैंकरप्ट हो जाएंगे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है कि ठीक है बेटा, तुमको तो बेल आउट पैकेज हम दे रहे हैं, लेकिन इसके बदले हम तुम्हारे कामों को कंट्रोल करेंगे, तुमको कंट्रोल करेंगे यहां से कानून बनाकर। तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वह कंपनी को नियंत्रण में रखने के लिए कानून बनाने लगी। और सबसे पहला जो कानून कंपनी को नियंत्रण में रखने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया, उसको हम लोग कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट वह सबसे पहला कानून होता है। तो अब यहां देखिए, अब कंपनी इंडिया को कंट्रोल कर रही है
और कंपनी को 1773 से कौन कंट्रोल कर रहा है? तो ब्रिटेन कंट्रोल कर रहा है, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट कंट्रोल कर रही है। मतलब कानून हमारे भारत के लिए बनने लगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट कानून बनाने लगी। तो कुछ ऐसे कानून बनाए हमारे, मतलब जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसने, जब कंपनी यहाँ रूल कर रही थी, जब कंपनी का शासन था 1773 से लेकर 1858 तक। इतना तो जरूर पता होगा कि 1858 में क्राउन रूल आ जाता है। जब 1857 की क्रांति होती है तो ब्रिटिश क्राउन जो है वह स्वयं ही पूरा का पूरा बागडोर भारत का संभाल लेता है। इतना तो जरूर पता होगा आपको। अब उसके बाद भी ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भी आपके बहुत सारे एक्ट्स और डेवलपमेंट आते हैं। आपने पढ़ा होगा पार्लियामेंट रिफॉर्म 1909, है ना। उसके बाद आपने पढ़ा होगा जो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है 1919। फिर उसके बाद आपने 1935 का बहुत फेमस एक्ट सुना होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये सब ब्रिटिश पार्लियामेंट ही कानून बना रहे थे ब्रिटिश क्राउन के रूल के अंतर्गत भारत को कंट्रोल करने के लिए। और आपको मैं बता दूं कि जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है ना, इससे हमने 70 से 75% जो प्रावधान है, प्रोविजंस है, ये हमने अपने संविधान में रखा है। मतलब 75% तो जो शासन व्यवस्था ब्रिटिश की थी, उसी ब्रिटिश के शासन व्यवस्था को हमने अपने संविधान में डाल दिया। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, ब्रिटिशर्स कोई वर्ड नहीं होता है ना। जो ब्रिटेन में लोग रहते हैं उसको ब्रिटिश कहा जाता है ना। तो ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्स आप कहीं कोई बुक में नहीं देखेंगे। ये हमने बस बोलचाल के भाषा में बना लिया है टर्म ब्रिटिशर्स, लेकिन ब्रिटिशर्स कुछ वर्ड नहीं होता, वर्ड होता है ब्रिटिश। ओके, इस चीज को ध्यान रखिए। तो जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज थे, वहीं से हमने सारा का सारा शासन प्रणाली को अपने यहाँ रखा है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लगभग 3/4, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, 75% के आसपास हमने प्रावधान को हमने अडॉप्ट किया है। और बाकी भी बहुत कंट्रीज से हमने बहुत ज्यादा स्क्रूटनी करके प्रावधानों को लाया है, वो हम कभी आपको आगे वाले लेक्चर्स में बताएंगे। ये है आपके सिलेबस में टॉपिक। तो इतना आपको समझ में आया। तो ये जो कानून बनाए गए ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, कभी कंपनी को कंट्रोल करने के लिए और कभी इंडिया के लिए, कभी इंडियंस को कंट्रोल करने के लिए, जब ब्रिटिश क्राउन यहाँ डायरेक्ट रूल किया करती थी, तो वो हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को समझने के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को समझने के लिए। तो आज सबसे पहले प्रावधान से शुरू करते हैं, सबसे पहले एक्ट से शुरू करते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका फिनेंशियल क्राइसिस चल रहा था। उसने लोन मांगा 1 मिलियन पाउंड का ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, वही जो मैंने आपको पहले बताया कि भाई इतना पैसा कमा रहे हैं तुम्हारे ऑफिशियल्स, फिर भी तुम घाटे में जा रहे हो। लोन तो देंगे बेटा, बेल आउट पैकेज तो करा देंगे तुम्हारा, लेकिन तुमको कंट्रोल भी करेंगे हम लोग यहाँ से बैठ के। और इसी एक्ट से, 1773 की एक्ट से ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स COD नाम के एक संस्था को बनाया जाता है। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है, जो शेयर होल्डर्स, मेजर शेयर होल्डर्स जो रहते हैं कंपनी के, डायरेक्टर्स जो हैं, वो होते हैं, ये इंडिया में नहीं होते, ये लंदन में ही होते हैं। पर लंदन में ही इनको कहा जाता है कि आप कंपनी के सभी अफेयर्स को जो है वो देखेंगे यहीं से, उसके पॉलिटिकल अफेयर्स, उसके रेवेन्यू से रिलेटेड अफेयर्स और मिलिट्री से रिलेटेड अफेयर्स। ये ऐसी कंपनी थी जिसका अपना मिलिट्री भी था, आपको पता ही है। आज किसी कंपनी की मिलिट्री नहीं है। ओके, उसके बाद और किस लिए एक्ट को लाया गया, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत ही भ्रष्टाचार और बहुत ही ज्यादा भाई भतीजावाद इस कंपनी में था। और इसी भ्रष्टाचार और भाई भतीजेवाद के कारण से, नेपोटिज्म के कारण से कंपनी घाटे में चल रही थी। एक चीज मैं आपको यहाँ और बताना चाहता हूँ, जब बैटल ऑफ बक्सर में ये कंपनी जीती 1764 में, तो उसके बाद ये कंपनी डायरकी लेकर आती है। डायरकी जिसको हम लोग बोलते हैं एक तरह से द्वि शासन प्रणाली, आप कह सकते हैं इसको, दो शासन का प्रणाली हो जाता है। इसको रोबोट क्लाइव लेकर आता है। रोबोट क्लाइव क्या कहता है कि जो निजामत राइट्स है और जो आपका दीवानी राइट्स है, दोनों को सेपरेट कर देता है। निजामत राइट्स मतलब आपका जो क्रिमिनल से रिलेटेड, जो एडमिनिस्ट्रेशन ये सब है वो, और दीवानी राइट्स जो रेवेन्यू से रिलेटेड। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स होते हैं कहते हैं यहाँ के राजा वजह से, जो शाह आलम होते हैं उस टाइम में, कि देखो भाई, तुम जो है ना यहाँ चुपचाप से अपना
जो यहाँ बंगाल में जो ये जो सरकार बनाती है, तो ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये तीन जगह लाया जाता है। आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे डायरकी को। तो ये कहते हैं कि देखिए भाई, हम जो है ना वो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। रेवेन्यू कौन कलेक्ट करेगा? रेवेन्यू कलेक्ट करेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना, सॉरी ब्रिटिश गवर्नमेंट बोल रहा हूँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ओके। और आप जो है ना क्रिमिनल विमिनल का मैटर और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन को देखिए। अब पैसा रहेगा तब ना जी ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, बिना पैसा का ये लोग कैसे काम करेगा? पूरा का पूरा रेवेन्यू कौन ले रहा है? पूरा का पूरा रेवेन्यू ले रहा है कंपनी। अब कंपनी एक रुपया देवे नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा? वो लोग कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, कैसे चीजों को ठीक रख पाएंगे? बात समझ रहे हैं आप? जनता समझती थी कि ये जो हमारे शासक हैं ये ठीक से काम नहीं करते, पर बैकग्राउंड में मामला कुछ और चल रहा था। और जब रेवेन्यू इसके पास इतना ज्यादा आ रहा है, तो इसका भी फर्ज बनता है कि यहाँ के लोगों का थोड़ा तो भलाई कर दे, 10% भलाई कर दे, 5% भलाई कर दे। और यहाँ के लोगों का भलाई अपने भलाई के लिए करना चाहते थे। देखिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट को और ब्रिटेन को पता था कि अगर यहाँ के लोगों में अगर आक्रोश आ गया ना, तो क्रांति कर देंगे। और आक्रोश आया तो बाद में क्रांति हुई, आपको ये चीज पता है। तो 1769 और 1770 में बहुत ही भयानक आपका फेमाइन आता है, अकाल की स्थिति आ जाती है बंगाल में। और फेमाइन क्यों आता है? क्योंकि अच्छे से यहाँ पॉलिसी नहीं बनाए जाते हैं, इसीलिए। और लगभग 30 मिलियन, लगभग 3 करोड़ के आसपास लोग प्रभावित होते थे। और उस समय जनसंख्या ही कितनी थी आप सोचिए, उस समय 3 करोड़ लोग। आज झारखंड की जनसंख्या है इतनी, 3 सवा 3 करोड़ के आसपास में। इतने लोग जो है उस समय प्रभावित हुए थे। इस चीज को आपको समझना है। तो जब 30 मिलियन लोग प्रभावित होते हैं इससे, तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। वहां ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता है, पार्लियामेंट को, कि भाई ये लोग अगर ऐसे करेंगे और इसी तरह से अगर फेमाइन आते रहा, तो एक दिन यहाँ का जनता भड़क जाएगा, भड़क जाएगा तो हमें मार खदेड़ेगा। फिर यही जो रॉबर्ट क्लाइव का डुअल गवर्नमेंट था, डायरकी था, इससे भी ब्रिटिश पार्लियामेंट खुश नहीं थी कि ये क्या चीज है। अगर आप पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं तो पूरी तरह से ही कंट्रोल करें, या थोड़ा बहुत पैसा इनको भी दें कम से कम, देखभाल करने के लिए अपने जनता के लिए, ताकि जो है कोई विद्रोह ना हो। उसके बाद लॉलेसनेस था काफी ज्यादा बंगाल में, बहुत ज्यादा लॉलेसनेस था। मर्डर्स आम बात हुआ करती थी, और बहुत ज्यादा लॉलेसनेस था। उसके बाद एक और सबसे महत्वपूर्ण कारण, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ये मैसूर के जो उस समय शासक होते हैं हैदर अली, जो टीपू सुल्तान के पिताजी होते हैं, उनसे हार जाती है। अब और जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट का दिमाग खराब कि तुम हार कैसे गए वहां जाकर। तो ये कुछ कारण रहे जिसके कारण से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाना पड़ा ब्रिटिश पार्लियामेंट को। अब ये एक्ट से इन्होंने क्या किया, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है इस एक्ट का? तो सबसे पहला तो इंपॉर्टेंस है कि पहला कदम था जिससे कंपनी को कंट्रोल किया गया इंडिया में, है ना। दूसरा है कि कंपनी के जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस है उसको रिकॉग्नाइज किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। और तीसरा, इस एक्ट से ना सेंट्रलाइजेशन किया गया। सेंट्रलाइजेशन किया गया इंडिया में, कंपनी का सेंट्रलाइजेशन हुआ, केंद्रीकरण किया गया, है ना। कैसे केंद्रीकरण किया गया? तो इस चीज को आप समझिए। तीन आपके पहले प्रोविंसेस हुए करते थे, जो प्रेसिडेंसीज हम जिसे कहते हैं, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, ओके, बीबीएम, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। तो सबका अलग अलग गवर्नर हुआ करता था। लेकिन इस एक्ट से क्या किया गया 1773 वाले से, कि जो बंगाल का जो आपका गवर्नर था ना, उसको बना दिया गया गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और कहा गया कि ये जो बॉम्बे और मद्रास वाले गवर्नर्स है ना, ये इसके अंदर काम करेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर काम करेंगे। और सबसे पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? वेरन हास्टिंग था, इतना तो आपको जरूर पता होगा, है ना। तो ये जो सेंट्रलाइजेशन का जो आपका पूरा का पूरा सीन चला, ये सेंट्रलाइजेशन का सीन आपका 1833 का जो चार्टर एक्ट आता है, मैं आपको आगे बताऊंगा, जो इंडिया एक्ट है वो आएगा आपका 1784 में, फिर चार्टर एक्ट्स आते रहेंगे। तो चार्टर एक्ट जो आपका आएगा 1833 का, तब तक आपका सेंट्रलाइजेशन का सीन देखने को मिलेगा इंडिया में। कंपनी को सेंट्रलाइज किया जाएगा, एक अथॉरिटी के अंतर्गत उसको लाया जाएगा, इस चीज को आप समझिए। तो सेंट्रलाइजेशन किया गया, और बहुत ज्यादा अधिकार दे दिए गए जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, और इन लोगों को सबऑर्डिनेट कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को भी प्रॉब्लम हो रहा था
फंक्शन करने में प्रॉब्लम इसलिए हो रहा था क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कोई एक आदमी तो है, लेकिन कहा गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो साथ में जो है डिस्कस करके डेलिब्रेशन करके वो फैसले लेंगे। और गवर्नर जनरल बंगाल का एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आपके कुल मिलाकर 4 मेंबर रखे गए। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को मिलाकर टोटल 4 मेंबर रखे गए, और फैसला यहाँ मेजोरिटी से लेना रहता था। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अगर यहाँ मेजोरिटी लाना है तो यहाँ कम से कम 2 लोगों को तो अपने तरफ करना ही पड़ेगा। तो ये फैसले नहीं कर पाते थे, काफी कमजोर हो गए थे, है ना। तो इस चीज को आपको आगे देखने को मिलेगा, मैंने यही आपको बता दिया। अब इसके फंक्शंस क्या क्या है मैंने जैसा कि आपको बताया। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। इनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आपके 4 मेंबर जो है उनको ला दिया गया इनको असिस्ट करने के लिए, है ना। और फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे वह थे लॉर्ड वेरन हास्टिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया। ओके। फिर उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो गवर्नर्स हैं बॉम्बे और मद्रास के, उनको सब ऑर्डिनेट कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंतर्गत। ओके। और पहले का क्या सिचुएशन था कि पहले ये 3 प्रेसिडेंसीज इंडिपेंडेंट हुआ करती थी, अपना अपना काम करता था, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट। अब आज वाला सुप्रीम कोर्ट का बात नहीं कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट जो है ये ऑफिशियल्स जितने भी थे, जो कर्मचारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनके लिए बनाया गया था कि अगर वे कोई क्राइम करते हैं, ब्राइब ब्राइब लेते हैं, तो उनका वहां पे ट्रायल चलेगा, है ना। तो 1774 में सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता में स्टैब्लिश किया गया, जिसमें एक चीफ जस्टिस थी और 3 आपके जजेस थे। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद कह दिया गया कि जितने भी आपके कंपनी के कर्मचारी हैं, कोई भी प्राइवेट ट्रेड में हिस्सा नहीं लेंगे, प्राइवेटली कोई भी आपका व्यापार नहीं करेंगे, और कोई भी ब्राइब, कोई भी घूस नहीं लेंगे, कोई भी आपका उपहार जो है स्वीकार नहीं करेंगे यहाँ के नेटिव्स से, जो नेटिव्स इंडियन है उनसे। और सबसे महत्वपूर्ण मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि यहाँ आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स लंदन में बना दिया गया, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ये कहा गया कि आप रिपोर्ट करेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट को, आप रिपोर्ट करेंगे कि किस प्रकार से कंपनी का सिविल और रेवेन्यू और मिलिट्री अफेयर्स इंडिया में रन हो रहा है। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था वो इन लोगों को इन्फॉर्म करता था, इन लोगों को रिपोर्ट भेजता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट करते थे। अब प्रॉब्लम ये था ना कि रिपोर्ट तो कर दिया जाता था पर उसको एनालाइज करने के लिए कोई बॉडी नहीं थी। अब मान लो आपको पूरा का पूरा नोट्स दे दिया गया और आपको नोट समझ में ही नहीं आ रहा है, तो उसका क्या फायदा है। तो आपको समझ में भी तो आना चाहिए, तो एनालाइज करने के लिए कोई बॉडी ही नहीं थी, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो ये सब कुछ फीचर्स थे। कुछ लिमिटेशंस थे, जैसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के लिए, जैसे उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स थे तो उनके साथ उनको मेजोरिटी के साथ फैसला लेना पड़ता था, कोई वीटो पावर नहीं था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इंडियन पॉपुलेशन के लिए कोई काम नहीं किया गया। यहाँ भी बहुत सारे लोग थे जो टैक्सेस भरते थे, तो टैक्सेस भरते थे तो उनके लिए कुछ तो कंसर्न दिखाना चाहिए ना, पर उनके लिए कोई कंसर्न नहीं रखा गया। उसके बाद आपका जो करप्शन है ऑफिशियल्स का, वो करप्शन का भी बंद ही नहीं हुआ, खत्म ही नहीं हुआ, वहाँ के जो अधिकारी थे वो करते रहे। फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या पावर है ये पूरी तरह से डिफाइन नहीं था, बस ये कुछ हद तक पता था कि ये अगर कोई ब्राइब लेता है, कोई क्राइम करता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिशियल मेनली अगर कोई ब्राइब लेता है तो उसको ट्राई किया जाए, यहाँ पे उसका ट्रायल किया जाए। उसके बाद पार्लियामेंट्री कंट्रोल जो था वो इनफेक्टिव था, इसीलिए क्योंकि वहां कोई एनालिसिस करने के लिए रिपोर्ट का कोई बैठा ही हुआ नहीं था, तो इसीलिए कोई फायदा नहीं है रिपोर्ट मंगवा के वहां पे। अब ये कुछ कमियों को दूर करने के लिए एक आपका रेगुलेटिंग एक्ट में अमेंडमेंट किया जाता है 1781 में, जिसको हम लोग एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जानते हैं, पर ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो अगला हम टॉपिक करेंगे वो हम करेंगे 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। तो जो पीट्स इंडिया एक्ट है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको प्रैक्टिकली चीजें समझ में आ रही हैं। अगर आपको चीजें समझ में आई तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करके जाइए। मैं आपको
भारत का संविधान इतने बेहतर तरीके से आपको पढ़ा दूंगा कि आप उसको खुद से इंटरप्रेट करने सीख जाएंगे। अब आप सुप्रीम कोर्ट नहीं है, द हाईएस्ट अथॉरिटी टू interpret the constitution is obviously the supreme court, but you will learn a lot about our constitution. I have very good command on Indian constitution, and believe me, if you are going to follow me, you are going to learn a lot of things and new things, and a very important things about the Indian constitution. I hope you like this video. Please share, subscribe, and we are going to meet in the next lecture with Pitt's India Act. So have a nice day. Take care of yourself.